अहिले बाथरुममा थुन्ने जनताहरूले यही अवस्था रह्यो भने भोलि सेफ्टी ट्याङ्कीमा थुन्ने छन् भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले भनेको प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले हिम्मत भए अरबौं घोटाला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई चुनौती समेत दिएका छन्। यसैबीच आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विभिन्न घोटाला काण्डमा मुछिएका भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई कारबाही गर्न चुनौती दिएका छन्। एमालेका नेता सांसद ठाकुर गैरेले पूर्व राजालाई कारबाही गर्न माग गरेपछि त्यसको जवाफमा फर्काउने क्रममा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यस्तो बताएका हुन्। उनले भने हिम्मत भए व्हाइट बडी, गिरिबन्धु, टी स्टेट र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अरबौं खाने भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई कारबाही गर्नुहोस्, राजालाई होइन, उनले बताएका छन्। सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले यही अवस्था रहे भोलि बाथरुममा नभई सेफ्टी ट्याङ्कीमा थुन्ने अवस्था आउने पनि चेतावनी दिए। केही समय अघि आफ्नै गृह जिल्लामा नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईलाई बाथरुममा थुनिएको प्रसङ्ग निकाल्दै यस्तो उनले बताएका हुन्। उनले भने सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अहिले जनताले बाथरुममा थुन्ने यही अवस्था हो भने भोलि सेफ्टी ट्याङ्कीमा थुन्ने के होला भनेर चेतावनी पनि दिएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता शिक्षकहरूमाथि ओली, देउबा र प्रचण्डले पालै पालो धोका दिएको खुलासा भएको छ। तर राजनीतिक रोटी सेक्नको लागि आफू पक्षीय तथा आफ्नो खपतको लागि पनि उनीहरूले भाषण गर्ने गरेको बुझिएको छ। मुलुककै मूल एजेन्डा शिक्षकहरूको आन्दोलन भन्दा राजनीतिक नेतृत्वहरूले भने दुर्विकृत बनिरहेका छन्। तर विगतका तथ्यले भने तीनवटै दलले पालै पालो शिक्षकहरूलाई धोका दिएको देखाएको छ। हो दर्शक महानुभावहरू, प्रहरीसँग झडपकै अवस्था सिर्जना भएपछि शिक्षक आन्दोलन थप अन्योलमा परेको छ। नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्री रघुजी पन्तको पहलमा वार्ता चलिरहेको बेला आइतबार प्रहरीसँग शिक्षकहरूको झडप भयो। यो झडपका कारण 27 दिनदेखि सडक प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरू थप आक्रोशित देखिएका छन्। मुलुककै मूल एजेन्डा शिक्षकहरूको आन्दोलन भन्दा राजनीतिक नेतृत्व भने दुर्विकृत बनिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेताहरू शिक्षक आन्दोलन निकासामा पुग्न नसक्नुको दोष विपक्षी दलहरूलाई दिन थालेका छन् भने विपक्षी दलहरू सत्तारूढ दलको कमजोरी भनिरहेका छन्। तर विगतका तथ्यले भने तीनवटै दलले पालै पालो शिक्षकहरूलाई धोका दिएको देखाउँछ। 2075 सालमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा ऐनको माग गरेर आन्दोलन थाल्दा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री थिए गिरिराज माडी पोखरेल। यो सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग 30 बुँदे सहमति सम्झौता गरेको थियो, तर यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन। 2078 फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित भए। त्यसै बेला प्रधानमन्त्री थिए काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री थिए देवेन्द्र पौडेल। माओवादी नेता पौडेल शिक्षा मन्त्री र देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षकहरूसँग फेरि 51 बुँदे सहमति जुट्यो, तर सहमति कार्यान्वयन भएन। राज्यको जिम्मेवार व्यक्तिले पटक पटक सहमति गरेको छ, हामीले सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेका हौँ, तर नेतृत्वबाट हेपा र गैर जिम्मेवारी पनि भयो, शिक्षक महासङ्घले सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताएका छन्। ईश्वरी स्तर र हेर्दा दर्शक महानुभावहरू तीनैवटा नेताहरूले धोका बारम्बार दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले लोकतन्त्रको नाममा भइरहेको लुटतन्त्र र निरङ्कुशता अन्त्य गर्न सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपा नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आँखाले देख्दा सबै ठिकठाक चलिरहेको देखे तापनि मुलुकको वर्तमान समयको सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा चलिरहेको बताएका छन्। पूर्वाग्रहहरू त्यागौँ, लुटतन्त्र र निरङ्कुशता विरुद्ध जुट्न उनले आग्रह गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचार र कुशासनले देश आक्रान्त मात्रै नभएर भावी सन्ततिको भविष्य समेत अन्यलग्रस्त भन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। उनले देशको अस्मिताको रक्षाको लागि सबै देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने जरुरी रहेको धारणा राखेका छन्। सिङ्गो देशले आफूहरूलाई आकाशको नजरले हेरिरहेको बताउँदै उनले दाबी गरे। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले पूर्वाग्रहहरू त्यागेर एक ठाउँमा बसी देशलाई निकास अगाडि बढाउन आह्वान गर्दै राप्रपा सधैँ तयार रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले भने आज देश विशिष्ट परिस्थितिबाट बीचबाट गुज्रिरहेको अगाडि बढिरहेको छ। हामीले हाम्रो आँखाले देख्दा सबै ठिकठाक चलिरहेको देखिए पनि हाम्रो समयकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा चलिरहेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासनले देश आक्रान्त मात्रै होइन, हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्य समेत अन्यलग्रस्त भन्दै गएको उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचारीहरूले देशलाई तहस नहस पारेको भन्दै उनले निकै चिन्तित देखिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कुलमान घिसिङलाई गलत देखाउन 5 अर्ब सन्तिज नोस्कानी यति बेला
विद्युत प्राधिकरणले देखाएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले प्राधिकरणको वित्तीय तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरेर हालसम्म 5 अर्ब 26 करोड सञ्चित नोक्सानी देखाउने गरी श्वेतपत्र तयार गरेका छन्। चुहावट बढाएर र विद्युत पहुँच घटाएर तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको खुलासा भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चित नाफा 46 अर्ब 47 करोड सञ्चित नाफा रहेको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्र तयार गरेको छ। यसअघि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले 22 फागुनमा सांसदको रोस्टममा प्राधिकरणले कागजी नाफा देखाएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति खण्डित हुने गरी श्वेतपत्रमा नाफा देखाइएको छ। सोही तथ्याङ्क तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रस्तुत गर्दा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कागजी नाफा देखाएर भरम फैलाइएको भन्दै प्रतिकार गर्दै आएका थिए। विद्युत बक्यौदा समेत हिसाब गरेर नाफा निकालेको भन्दै कुलमान विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको उनले आरोप लगाएका थिए। उनले भनेका थिए विद्युत प्राधिकरण नाफामा छ भन्ने प्रश्न छ, नाफा के रहेछ भनेर मन्त्रालयलाई जान्न मन लाग्यो। 22 अर्ब व्यापारीले तिर्नुपर्ने पैसा तिरेको छैन भन्दा पनि नाफा देखाइएको छ। उड्दै नउठेको विवादित विषय छ, लेखा समितिमा पनि छलफलको विषय छ। आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन टुङ्गो नभएको विषयलाई नाफामा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो अपराध होइन भन्दै कुलमान घिसिङलाई अपराधी झण्डै उनले करार गरेका थिए। बक्यौदा सहितको रकम जोडेर देखाएको नाफालाई इन्कार गर्दै आएका ऊर्जा मन्त्री दीपक अहिले सोही नाफालाई मान्न तयार भएका छन्। कुलमान घिसिङलाई हटाएर नियुक्त भएका हितेन्द्र देव साक्यले पनि प्राधिकरणको नाफालाई फर्जी भनेका थिए। नियुक्ति लगत्तै उनले श्वेतपत्र जारी गरेर प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेका थिए। तर अहिले प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट पास भई सञ्चालक समितिबाट समेत अनुमोदन भएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रमाणित गरेको नाफालाई नै सदर गरेर साक्यले श्वेतपत्रमा कुलमानले भनेकै अङ्कमा सञ्चित नाफा रहेको विवरण राखेका छन्। स्रोतका अनुसार कुलमान घिसिङले देखाएको सञ्चित नाफाबारे प्राधिकरणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग मौखिक राय समेत लिएको थियो। त्यस क्रममा महालेखाका अधिकारीहरूले लेखा परीक्षण विवरण अनुसार श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, देशमा केही गर्छु भन्नेहरूलाई भ्रष्टाचारहरूले कसरी दबाउँछन् त्यो छर्लङ्ग देखिएको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ? दर्शकबिन यता भने वार्ता सहमति नजिक पुगेको सरकारले दाबी गरेको छ, तर शिक्षक महासङ्घले भने आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। राज्य दिन चाहँदैन, आन्दोलन बलियो गरौँ भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले अपिल गरेका हुन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले राज्यले सहजै मागहरू पूरा गर्न नचाहेको भन्दै आन्दोलन बिना अधिकार प्राप्त नहुने बताएका हुन्। सोमबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको लामो समय छलफलमा कुनै पनि सहमति नजुटेपछि अध्यक्ष सुवेदीले मङ्गलबार बिहान शिक्षकहरूलाई माइतीघर मण्डलामा भेला हुन उनले आह्वान गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। आज पनि ठिक 11 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोला। राज्य दिन तयार चाहँदैन, आन्दोलन बिना केही पाइँदैन, त्यसैले आन्दोलन बलियो गरौँ भनेको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, उता सरकारले भने शिक्षकहरूका माग लगभग पूरा भइसकेको र आन्दोलन अब रोकिने बताएको छ। सरकार र शिक्षक बीचको वार्ता सकारात्मक भएको, आन्दोलन रोकिने सम्भावना भएको भन्दै दर्शक महानुभावहरू सरकारले बताएको छ। दर्शक नेता पनि रासपा सभापति रवि लामिछाने कारागार चलान भएको 3 सता पुग्न लाग्यो। रूपन्देही कारागारको 4 नम्बर ब्लकमा छुट्टै बसेका उनलाई कारागारको दैनिकमा भेज्न भने सहज भइराखेको छैन। यता सभापति रवि लामिछानेको अनुपस्थितिका बावजुद रासपा भने पुरा तङ्ग्रिने प्रयासमा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति लामिछानेलाई कारागार चलान भएको 3 सता पुग्नै लाग्दा कारागारको दैनिकमा भेज्न त्यति सहज भने छैन। रूपन्देही जिल्ला कारागार प्रशासनले एउटा सानो छुट्टै कोठामा रवि लामिछानेलाई राखेको छ। अन्य कैदीसँग राख्दा असुरक्षित हुने भएकाले छुट्टै राख्दा रवि लामिछानेलाई कारागारमा भेटघाट गर्न खासै धेरै मानिस नपुगेको समेत कतिपयले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कारागारको चापलाई मध्यनजर गर्दै लामिछाने आफ्नो दैनिकी फेरेका छन्। यति बेला के साँच्चीकै रवि लामिछानेलाई फसाइएको हो त्यो भने रहस्यमय छ। रविलाई थुन्न केपी शर्मा ओलीले फोन गरेको भनेर खुलासा समेत भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट रवि लामिछाने छुट्ने आशा पनि छ। यसबारे तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोला। Glorious blue sky. It is a stunning, beautiful day here in Italy. And there you see actually applause breaking out right now, if you can hear them
in the background here for Ukraine's President Zelensky. And James, I'll let you pick up on that point. Pope Francis was quiet for a time, but not fully when it came to Russia and Ukraine, and in the end made it clear that he stood with the Ukrainian people. Absolutely, David. We're just watching, actually, the crowds just below us here clapped as soon as they saw President Zelensky on the big screens, because there are screens all around the square. As you say, the funeral is going to take place on this square. I'm struck by the contrast here today, David, because we're seeing these world leaders, these presidents, the prime ministers, monarchs are here, and yet also today is going to be marked with celebrating the poor, the most needy of Rome. They will be there when Pope Francis is buried, and that really was who Pope Francis was. And yes, when he spoke about Ukraine and Russia and all conflict, but he did focus on Ukraine and Russia particularly, and of course the situation in Gaza. He spoke about weapons of peace. That was what Pope Francis was all about. Interfaith, but also interdenominational dialogue as well, pleading with the church in Russia, the Eastern Orthodox Church there, his brothers in the church there, to see if they could go figure out a way to bring the two parties together. This was a man who felt very, very strongly about going out into the margins to places where there was conflict, there was strife, there was drought, there was famine. He spoke about turning the church into a field hospital for the needy, for the injured, for the dispossessed. His first trip abroad actually was to Lampedusa, where there was a migrant crisis that he felt he needed to be there. This was a man going out into the world. David. James, thank you. James Longman with us throughout the morning. Traffic lights as well. We've got images coming in from Madrid and elsewhere of all the traffic lights down, and obviously the ensuing chaos you get when that happens. We're so used to these things just working automatically, and when they go down, well, you can imagine what happens. So what do we know then, Joe, of what actually the problem is and what's gone wrong? At this point, nothing. At this point, I've not seen any reports that say what caused this massive power outage. We do know the scale of it. It seems really a large amount of the Iberian Peninsula, as I say, of Spain and Portugal have been taken down. And parts of France as well. Parts of France as well, yeah. So Red Electrica is the state-owned network company. So they're not the electricity generators. They're the ones that get it from the power stations to your home, to your business. So they obviously have some stations, or they have power lines that go into France as well, it seems. And so there's been a mild effect there. But I think the main effect, the biggest impact is, as I said, in Spain and Portugal. And we've just been hearing that it could be 6 to 10 hours before services are restored. It's a long time for people to be without power, possibly needing to get home, or their phones might go down. I mean, this is going to have a massive effect. It is. I mean, luckily, just kind of looking at the times now, luckily it seems that by the time it starts to get really dark, people will start to get the power back on. But as you say, all of our lives are completely dependent on this. And so for people who are trying to go about their work, just live their normal life, it's going to be very, very difficult. As you mentioned before, though, of course, there are lots of places that have contingency backup. If you're a hospital, well, you're luckily not going to be affected with larger hospitals. But we saw recently, I mean, it's obviously a separate issue, a separate cause, but with the fire we had at substations that took out Heathrow Airport and the amount of time it took that to get back on and the disruption caused, and that's just one airport. So in terms of the disruption we're going to be seeing from an entire country losing power, well, that's going to be incredibly significant. Joe, thank you so much. We're monitoring all of the wires and the information that's coming into us from the Iberian Peninsula. इधर रुक जाओ कोई नहीं चलाएगा कोई फायर नहीं करेगा आजा इधर आजा छोटू जागीर इधर ओए हल्ला मत मचाओ यार ओए सारे चुप ऑल पार्टी क्वाइट जागीर पीछे देखो पैंट पहनो अपना पैंट पहनो और आगे आओ इधर आओ मेरे पास बस आते रहो जर्सी नीचे करवाओ ना जर्सी नीचे आते रहो जर्सी छोड़ दो कमांडर का फोन आ रहा काट दूं कोई बात नहीं काट दे आ जाओ शाबाश गुड कोई और तो नहीं है वेपन है वही है हाँ कोई नहीं ठीक है कोई बात नहीं कुछ नहीं होगा बेटा एकदम आराम से कुछ नहीं आ जाओ शाबाश आ जाओ और उसका वेपन उठाओ नागनी शाबाश कोई बात गलती हो गई ठीक है आराम से तुम चिंता मत पानी दो पानी लाओ ओए सारे दूर हो चलो कोई बात नहीं दूर हो जाओ सारे दूर प्लीज
ऑल दूर। बस ठीक है, आराम से हो जा। कोई पानी है? पानी वेपन है? बस आराम से। ले लिया, आ गया मेरे पास। अच्छा काम किया। अच्छा ठीक है। हाँ हो गया यार। नहीं कुछ नहीं लगे, एकदम ठीक है। पानी पिलाओ यार। ठीक है, पानी कहानी है? पानी दिखाओ इधर। मर जाता अभी फालतू में। ऐसा चिका है। चलो शाबाश, देख। ठीक है एक है ना। पानी है किसी के पास तो पानी पिलाओ। कमांडर का आ रहा था। पहलगाम की बैसन घाटी में 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या करने वाले आतंकी जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले 5 दिनों में अलग अलग स्थानों पर पहलगाम के हमलावरों को कम से कम 2 बार लोकेट किया। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में उन्हें घेरने के बहुत करीब पहुंच गए। आतंकियों को जिन 2 इलाकों में लोकेट किया गया है उनमें से एक की पहचान अनंतनाग जिले के अशमुकाम नगर पालिका स्थित हापत नार गांव के रूप में की गई। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों एक मौके पर सुरक्षा बल और पहलगाम के हमलावरों के बीच मुठभेड़ की स्थिति भी बन गई थी। दोनों ओर से गोलीबारी भी हुई, लेकिन आतंकी मौके से बचकर भागने में कामयाब रहे। स्थानीय निवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार खुफिया सूचनाओं और तलाशी अभियानों के माध्यम से आतंकवादियों को लोकेट किया जा रहा है। सूत्रों ने सेना के एक अधिकारी के हवाले से कहा, यह चूहे और बिल्ली के खेल की तरह है। कई बार ऐसा हुआ है कि आतंकियों को स्पष्ट रूप से देखा गया, लेकिन जब तक उनकी घेराबंदी की जाती वो भाग गए। जंगल बहुत घने हैं, किसी को लोकेट करने के बाद भी उसका पीछा करना आसान नहीं, लेकिन हमें यकीन है हम उन्हें पकड़ लेंगे। यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों को पकड़ने के लिए बैसरन घाटी और उसके आसपास के जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान लगातार चला रहे हैं। आतंकियों में 2 स्थानीय और एक पाकिस्तानी है, जिन्होंने 22 अप्रैल को बैसरन मैदान में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों को पहले अनंतनाग के पहलगाम तहसील के हापतनार गांव के पास जंगलों में देखा गया, लेकिन वो घने इलाके का फायदा उठाकर भागने लगे। दूसरी बार आतंकवादियों को कुलगाम के जंगलों में देखा गया, जहां से भागने से पहले उनकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। उनके फिलहाल त्राल और कोकेरना के पहाड़ों में छिपे होने की आशंका है। इस बीच जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोधी तंत्र को मजबूत किया गया तथा सीमा पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी सीमा पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ना भाग सके। सूत्रों ने बताया कि चारों आतंकवादी खाने पीने और अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था करने में अत्यंत सावधानी बरत रहे हैं, जिस कारण उनका पता लगाने में काफी मुश्किल आ रही है। एक अधिकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि आमतौर पर आतंकवादियों को भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी वो गांव में पहुंचते हैं। कभी कभी वो जंगलों में ही खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए अपने स्थानीय संपर्कों को बुलाते हैं। इससे इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने में मदद मिलती है, सुरक्षा बलों को उन्हें घेरने का मौका मिलता है। हालांकि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकवादी काफी सावधानी से काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की सेना लगातार तमाम इलाकों का जायजा ले रही है और जल्दी उन आतंकवादियों को धर दबोचने में सफल साबित होगी। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। आप अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो।
हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश सदमे में है। किसी ने पति खोया तो किसी ने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया तो किसी ने अपने भाई को खोया। आतंकवादियों ने इतनी क्रूरता से लोगों की जान ली, सुनने के बाद आपका भी कलेजा फट जाएगा। आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा। इसी सिलसिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बताया जा रहा है कि वीडियो में एक औरत रो रही है और आर्मी वालों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो भी आतंकवादी ही हैं। वो रो रही है और चीख चीख कर कह रही है, मेरे बेटे को मत मारना प्लीज। आर्मी वाले बोलते हैं कि घबराओ मत मैडम, हम इंडियन आर्मी के जवान हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप वो वीडियो खुद देखिए। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 तारीख के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो। हेलो, पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? आपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। दब से मन युवा डिजाइन किया है, मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just हैं? ask for help. आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हम आ रहे हैं। आप टेंशन मत लो मैडम। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में। आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या? मेरे फादर को, मेरे अंकल को, हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। और वो सब होने के बाद उनको यहाँ पे लेके आना, उनके सब रिचुअल्स, जो लास्ट रिचुअल्स थे वो मैंने किए। एंड वो इतना अनबेरेबल था कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती जो भी मैंने देखा, जो भी अभी हम लोग जो भी फेस कर रहे हैं। मेरे पिता को, मेरे अंकल को मेरे सामने ही मार दिया, वो वहीं मर गए। यह एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। यह एक बेटी की दर्द भरी दास्तां है। पुणे के संतोष जगदाले पहलगाम आतंकी हमले में मार दिए गए, जिसके बाद उनके परिवार का दर्द भरा वीडियो सामने आया है। संतोष की पत्नी की आंखों में दर्द स्पष्ट झलक रहा है। वो कह रही है, अब मेरा घर कैसे चलेगा। वो सरकार से सवाल पूछ रही है, साथ ही साथ सरकार से मदद की उम्मीद भी कर रही है। आगे वीडियो में देखिए कि पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है और कैसे अपने बेइंतहा दर्द को बयां किया है। जो भी हुआ है हमारी फैमिली के साथ, ये एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को, हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। उनके जैसे अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है।
मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, वो हमने देखा अपने खुद की आंखों से। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेरे लिए मेरा घर चलाने का कुछ मेरा इंतजाम करे, और दूसरी बात तो मेरी बेटी को जॉब दिलाए। एक्चुअली ये जो भी हुआ है हमारी फैमिली के साथ, ये एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। और वो सब होने के बाद उनको यहाँ पे लेके आना, उनके सब रिचुअल्स, जो लास्ट रिचुअल्स थे वो मैंने किए, एंड वो इतना अनबेरेबल था कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। जो भी मैंने देखा, जो भी अभी हम लोग जो भी फेस कर रहे हैं, मतलब लोग आ रहे हैं, हम लोग वो इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, रिपीट कर करके हमें वो, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ रिपीट करते हैं हम लोग तो वो लर्न हो जाता है, ब्रेन में फिट हो जाता है। तो वो इतना फिट हो गया है ना कि अभी हम लोग आंख भी बंद करते तो वो दिखता है कि जो भी हुआ था हम लोगों के साथ। तो वैसे भी वो बहुत ही इतना दर्दनाक है कि हम लोग कभी उसको भूल नहीं सकते। आपके फादर के बारे में मेरे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे। किसी से भी आप पूछो तो वो आपको वही बताएंगे। आपने देखा भी होगा कि इतने लोग उनसे प्यार करते हैं कि जब हम लोग उनको एयरपोर्ट से इधर लेके आए तो हम लोगों से पहले ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग हमारे घर के बाहर खड़े थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था ना कि अगर आप उनको नए मिले हो ना तो आपको 1 घंटे में वो अपना ऐसा दोस्त बनाएंगे कि आपको लगेगा 10 साल से आप उनको जानते हो। मतलब उनके मेरे एज के भी फ्रेंड्स है, इतना उनका नेचर बहुत अच्छा था। मतलब और किसी को भी हेल्प करो, जो भी तकलीफ में दिखे उसको पहले जाके हेल्प करो, ऐसा उनका नेचर था। तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके जैसे अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, वो हमने देखा अपने खुद की आंखों से। जो अब हमारा पूरा घर, हम दोनों की पूरी लाइफ वो चलाते थे, ऐसा बोल सकते हो आप। और अभी ऐसा हो गया कि वो नहीं है तो मुझे पूरा अंधेरा दिख रहा है कि मैं मम्मी को आगे जाके कैसे हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल दिस ऑल दिस पेन। एंड उसके पेन को तो अभी मैं लेके जी नहीं सकती। मुझे अभी मतलब खुद को फर्म करके आगे की पूरे मम्मी को देखना है, पूरे घर को संभालना है। तो वही अभी बस कि कैसे होगा आगे, इसके ऊपर मेरा पूरा दिन जा रहा है अभी। मतलब मुझे दुख करने के लिए भी वक्त नहीं है। बात बताती हूँ आपको कि मुझे अभी ये टेंशन है कि इसके आगे की जिंदगी मैं कैसे चलाऊंगी। मेरा जो कमाने वाला जो मेरे पति थे वही चले गए, तो मेरे पास अभी इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है ना। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही हैं। तो मेरे पास अभी मैं तो खुद हाउसवाइफ हूँ और मेरी बेटी का कोई जॉब भी नहीं है। तो वो छोटे मोटे काम इंटीरियर के करते थे तो उसी में हमारा चल जाता था, पर अभी वो ही नहीं है। तो मेरा घर कैसे चलेगा और मेरी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा। और सबसे मेन बात तो मेरी बेटी की सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेरे लिए मेरा घर चलाने का कुछ मेरा इंतजाम करे, और दूसरी बात तो मेरी बेटी को जॉब दिलाए, ताकि उसकी जिंदगी, अभी मैं तो उसको जॉब ढूंढने जा नहीं सकती हूँ, और ये अभी खुद इतनी कैपेबल नहीं है कि तुरंत कुछ कर ले, क्योंकि हमारा पूरा एकदम से रुक ही गया ना, पूरा आर्थिक स्थिति हमारा पूरा। और मेरे पापा ऐसे थे ना कि उन्होंने कभी हमें बताया नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है उनको या फिर कुछ भी है तो वो अपना सब हैंडल इतना अच्छे से करते थे कि हमें कभी पता भी नहीं चला कि अगर कोई परेशानी हो तो वो अभी परेशानी में है। उनका नेचर ही ऐसा था ना कि उन्होंने कभी दिखाया भी नहीं कि आज अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है तो कभी बताएंगे नहीं, वो अपना सॉल्व करके मजे से जिएंगे। तो हमें कभी पता नहीं था कि उनका क्या फाइनेंशियल है। तो आप अभी अपने घर की आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास वो ही कमाने वाले थे, मेरे पति थे। मैं तो मेरा घर का वही देखने वाले थे, पर अब मेरा अपेक्षा है कि अभी जब तक इसको जब तक जॉब नहीं लगा देते गवर्नमेंट, तब तक वो मेरा घर चलाए। कुछ कंपेंसेशन कुछ तो मुझे देना चाहिए ना। और दूसरी बात, इसको जॉब लगाए, और इसका सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्ची ने हमने देखा कि एकदम बेटे की तरह मैं चाहती, मुझे आज कोई गम नहीं है कि मुझे बेटा नहीं है, क्योंकि ये बेटे से बढ़कर उसने अपने पापा और वो जो उनके फ्रेंड थे उनको वहां से अकेले फेस करके सफर करके उनको यहाँ पे लाया है।
तो वो एक बेटे की तरह लड़ी है वहां पर और उनको लेके आई है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए सरकार ने वो अपनी ही बेटी है ऐसा समझकर उसका जॉब और मेरा घर चलाने का कुछ तो बंदोबस्त करना ही चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से भी अपनी उम्मीद करेंगे आपकी? हाँ, मैं महाराष्ट्र सरकार से और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वही उम्मीद रखूंगी कि उन्होंने मेरे लिए करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग वहां गए, हमारी गलती नहीं है बस। तो उनकी तरफ से मैं यानी कि उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमारी तरफ देखे और हमारा कुछ तो हमारे लिए कुछ तो करे। असल में एक साथी सवाल आपसे, घर की परिस्थिति कैसी है? देखिए, हम लोग कोई रिच नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं। जो पापा कमाते थे उस पर हमारा सब घर चलता था। अभी वो नहीं है तो पूरा इनकम सोर्स आप ऐसे बोल सकते हो कि अभी पूरा जीरो से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें उनका कुछ पता भी नहीं है। क्या इसके अलावा मैं और क्या बता सकती हूँ आपको? और पूरी वही था जो भी था, निकालनी है, ऐसा नहीं कि एक दो साल का या फिर एक दो साल का, महीने की बात है, पूरी लाइफ है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील आखिरकार फाइनल हो गई है। सोमवार को नई दिल्ली में इस डील पर दस्तखत हुए, जहां भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साइन किया। यह डील करीब 63,000 करोड़ रुपए की है। भारत फ्रांस के बीच हथियारों की खरीद में अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इसके तहत 26 धासु राफेल मरीन फाइटर जेट्स भारत के बेड़े में शामिल होंगे। ये फाइटर जेट्स भारतीय विमान वाहक पोंतो, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम आदित्य पर तैनात किए जाएंगे, जिससे नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। डील के तहत भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन विमान मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये सभी फाइटर जेट्स न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमला करने की क्षमता से लैस होगा। सरकार ने इस डील को 23 अप्रैल को मंजूरी दी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। यह मीटिंग पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद बुलाई गई थी। यह कोई आम सौदा नहीं है, यह अब तक का फ्रांस के साथ हमारा सबसे बड़ा डिफेंस डील है। यानी अब आसमान ही नहीं, समंदर भी होगा भारत के कंट्रोल में। तो चलिए बताते हैं आपको इस विमान की खासियत क्या है, जिससे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। राफेल मरीन फाइटर जेट्स का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी आराम से लैंड कर सकता है। इनका एयरफ्रेम खास तौर पर मजबूत बनाया गया है ताकि ये समंदर के माहौल में भी टिके रहे। और हाँ, इनके विंग्स फोल्डेबल होते हैं ताकि यह कम स्पेस में फिट हो सके। टेल हुक भी लगाया गया है, जिससे यह आसानी से कैरियर पर पकड़ बना सके। और सबसे मजेदार बात, इनके रडार और हथियार सिस्टम को भी नौसेना के स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्यून किया गया है। मतलब एयर से लेकर सी तक हर मिशन के लिए ये राफेल बिल्कुल तैयार है। ये मरीन राफेल जेट्स 50,000 की फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दुश्मन देख भी नहीं पाएगा और हमला हो जाएगा। इनकी रेंज 3700 किलोमीटर है। अगर जरूरत पड़ी तो मिड एयर रिफ्यूलिंग से और भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि चलते फिरते आर्मरी है। ये जेट्स 9 टन तक के हथियार अपने साथ ले जा सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ये कैरी कर सकते हैं। समंदर में दुश्मन के जहाजों को उड़ाने वाली एंटी शिप मिसाइलें ये कैरी कर सकते हैं। स्कैल्प जैसी सटीक स्ट्राइक मिसाइलें ये कैरी कर सकते हैं। साथ ही हर पायलट को मिलेगा सुपर एडवांस हेलमेट डिस्प्ले, जिससे उन्हें जेट के हर मूवमेंट पर टारगेट्स का रियल टाइम अपडेट मिलेगा। पुराने MiG-29 के विमानों का प्रतिस्थापन आईएनएस विक्रांत और
INS विक्रम आदित्य पर है। वहीं मेक इन इंडिया को लेकर भी कई बातें, संभावित असेंबली लाइन भारत में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। और इस बीच जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इस बीच ये डील हुई और जिससे पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में कई और डील हो सकती है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया।